भारत सेलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम विशाल सिंह है और मेरे द्वारा आपकी जो क्लासेस दी जाएंगी वो साइंस की हैं, जिसमें हमें आपको बायोलॉजी पहले पढ़ाना है। बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बॉटनी पर वर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग जूलॉजी पर वर्क करेंगे। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं। मित्रों, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है जीव विज्ञान। बायोलॉजी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। बायो प्लस लोगस, अर्थात जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न उठता है, हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? उनके विकास का, उनके क्रियाकलाप का, उनके विकास का, उनके क्रियाकलाप का, जीवों का जीवों का एक दूसरे से संबंध, इन्हीं चीज का हम अध्ययन करते हैं। और मित्रों, और हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं? तो हम जीवों के व्यवहारों का भी इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हाँ, का भी इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के पिता की अगर बात करें, या हम लोग इसे बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये हमारे अरस्तु महोदय हैं। ये वही अरस्तु हैं जो सिकंदर के गुरु हैं। और सिकंदर तो आपको पता ही होगा, इनका मामला इतिहास से होता है। और इनका युद्ध है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस हुआ, ठीक, जो जिसे हम लोग झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसे राजा को वर्सेस सिकंदर महान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, वो हार गए। इसके बाद हम आते हैं, अब हम बायोलॉजी की शाखाओं की बात करते हैं। इसकी दो शाखाएं, फिलोजी और बॉटनी। अगर हम बात करें, इसे हम जल विज्ञान कहते हैं, तो बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी के अगर हम जन्म की बात करें, तो यहाँ पर हम अरस्तु जी को देखते हैं। और बॉटनी के जन्म की बात करें, तो हम यहाँ पर थियोफ्रस्टस को देखते हैं। अरस्तु ने 500 जंतुओं का अध्ययन किया था और इसे अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमिलिया में इसके बारे में लिखा है।
जबकि थियोफेस्टस ने भी 500 पौधों पर रिसर्च की थी और इसके बारे में इन्होंने हिस्टोरिया प्लानेटेरा में लिखा है। अब हम जीवधारियों के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने इसका वैज्ञानिक आधार जिस व्यक्ति ने रखा उनका नाम जॉन ग्रे। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण की बात करें तो इससे जुड़े हुए हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इनकी एक बुक है सेस्टुमा नाइनटीन। इस बुक में इन्होंने जगह को 2 भागों में बांट दिया, एनिमल और प्लांट किंगडम। इसके बाद में अगर हम जीवों के वर्गीकरण की बात करें तो 5 जगत प्रणाली ये आपके R.H. विल्कर महोदय द्वारा दी गई है। अब इसके बाद 5 जगत प्रणाली की बात करते हैं तो वे कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत हमारा मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंगी आएगा, प्लांट आएगा और एनिमल आएगा। बात करते हैं मोनेरा की तो मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रश्न उठता है प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। तो ये आदिम जीव है जिनका केंद्र अविकसित होता है। बाकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तो इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न उठता है इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव शामिल होते हैं। तो हमारे बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जैसे जीव इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। साथ में साइनोबैक्टीरिया भी शामिल होता है। इसके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो मित्रों शायद आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। अभी जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से इसके विषय में आपको और अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगी। जहां पर सेल के फिगर और ये सारी चीजें बना के रखेंगे
तो आपको और अच्छा लगेगा और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद फिर हम दूसरा प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा तो ये यूनी सेलुलर एनिमल्स हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स वो होते हैं जिनका निर्माण एक ही सेल से होता है। जिनका निर्माण एक ही सेल से होता है। अब उसके बाद में हम अगला देखते हैं तो फंगी। जिसे हम लोग का बोलते हैं, ये यूकैरियोटिक जीव है। और यूकैरियोटिक जीव, इसका अर्थ है इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है। फंगी ये परजीवी भी हो सकते हैं और ये जीवी अर्थात स्पाइरोफाइट भी हो सकते हैं। परजीवी कौन से जीव होते हैं, जो प्रश्न अगर ये है तो हम देखते हैं कि वे जीव जो दूसरों पर निर्भर है उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और जो मरे हुए पर निर्भर है उन्हें हम मटोजीवी या स्पाइरोफाइट कहते हैं। इसके बाद में हम प्लांट देखेंगे। ये रंगीन होते हैं, रंगीन इसके तो रंगीन पौधे, बहुपोषकीय पौधे, बहुपोषकीय बीजीय पौधे तथा प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस जीव। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद में आपका एनिमल आता है। एनिमल को हम लोग मेटाजोआ कहते हैं। ये यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल में हाइड्रा, जेलीफिश, इत्यादि। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति।
इसे भी जिस व्यक्ति ने दिया वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। इसमें बताया गया कि प्रत्येक जो जीवधारी है उसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द और दूसरा शब्द। और तीसरे शब्द की बात करते हैं तो वो शब्द होता है जो उस से संबंधित वैज्ञानिक। तीसरा शब्द उससे संबंधित वैज्ञानिक। पहले दो शब्दों की बात करें तो पहले शब्द में वंश और दूसरे शब्द में जात। अब इसको हम लोग विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम मेढक की बात करें, जिसे आप इंग्लिश भाषा में फ्रॉग बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना। इसी तरीके से अगर हम बिल्ली की बात करें, कैट, और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो फेलिस डोमेस्टिका। अगर हम चना की बात करें, जिसे जिसे हम लोग ग्राम बोलते हैं, इसका है सीसर अरेबियम। ठीक है, यहाँ पर मैंने चीजें आपको बता दी हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल। अगला टॉपिक हमारा सेल है। सेल जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। ये सेल जो है ये विशिष्ट पारगम में झिल्ली के द्वारा घेरी रहती है। इस सेल में सेल रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है। सेल रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है। अगर हम बात करें प्रत्येक जीव का जो शरीर है ये सूक्ष्म इकाई द्वारा सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित। जैसा कि मित्र हमने आपको सेल के बारे में बताया
इस सेल जो है ये जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसमें यह जो सेल है विशिष्ट पारगम में झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो सूचीतल इकाई द्वारा निर्मित रहता है। हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न उठता है कि सेल का अध्ययन यदि हमें करना है तो हम किसके अंतर्गत करेंगे? तो उसका जवाब है साइटोलॉजी। दूसरा प्रश्न उठता है सेल से संबंधित डॉग्मेट। अगर हम सही बात में कहें तो हम कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? तो स्लाइड और श्वान महोदय कोशिका सिद्धांत दिया। और इस कोशिका सिद्धांत के अगर हम अपवाद की बात करें तो इसका अपवाद है विषाणु अर्थात वायरस। अगर हम देखें 19वीं शताब्दी, इसे हम बोलते हैं क्लासिकल पीरियड ऑफ साइकोलॉजी। अर्थात इस शताब्दी में साइकोलॉजी को लेकर अत्यधिक वर्ग दिया गया है। साइकोलॉजी होता क्या है? तो यदि हम एक सेल की बात करें तो इस तरह से ये जो सेल है इस सेल में हम सेल का जो अध्ययन करते हैं वो हम साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसमें भी देखना होगा ये जो मैं बता रहा हूं ये आपका केंद्रक है। केंद्रक के अंदर एक संघनित पदार्थ पाया जाता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं अर्थात न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पोलस। इसके अंदर एक द्रव्य बना रहता है। इसके अंदर एक द्रव्य बना रहता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं इसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अभी आप आगे जाकर पढ़ेंगे इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उद्गम होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप दो प्रकार की पढ़ेंगे जिसमें एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। रफ होने का कारण भी आपको बताया जाएगा राइबोसोम है। ठीक है, SER से ही हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज प्लस लिपिड को देखेंगे और ये गोल्गी बॉडीज से ही लाइसोसोम्स का सेक्रिएशन होगा। और लाइसोसोम्स को हम लोग जानते हैं इसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की
है। हालांकि अभी से हमें आगे पढ़ना ही पढ़ना है, तो इस पर ज्यादा अभी विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बस खाली समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया। अब हम प्रश्न उठता है कि किसकी खोज किसने किया साइकोलॉजी के अंतर्गत, तो अब हम देखेंगे केंद्रक की खोज किसने की। तो हमको पता चलेगा 1835 में इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसी तरीके से जीव द्रव, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी खोज ड्यूचार्लिन महोदय ने की। कि इसका नामकरण पुलकिंचे महोदय ने, ड्यूचार्लिन महोदय ने खोज की है और नामकरण पुलकिंचे महोदय ने किया। प्रश्न उठता है ये प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लास्ट से मिलकर बनता है। प्लांट सेल सूचतम कोशिकाओं से बना है। ये बताया है स्लाइडर महोदय। वहीं पर एनिमल एनिमल्स है सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है, तो ये बताया है श्वान महोदय। नई कोशिकाओं का निर्माण, नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है, ये बताया है बिरचो महोदय ने। वहीं केंद्रक पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेते हैं, ये बताया है स्ट्रास बर्गर। स्ट्रास बर्गर। इसके बाद में केंद्रिका की खोज ये की है फेलिप फॉन्टेना ने। राइबोसोम की खोज ये किया है G.E. पैलेड महोदय ने। लाइसोसोम, इसकी खोज की है D.
डब्ल्यू। अब अंतिम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा महोदय ने की और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट रखा। बेंडा माइटो का निर्माण पुरानी सेल से होता है, ये बताया विर्चो महोदय ने, जबकि केंद्रक कार्यक्रम लक्षणों की वंशागति में भाग लेते हैं, ये बताया है स्ट्रॉसबर्गर ने। केंद्रिका की खोज की है फेलिक्स फॉन्टेना ने। राइबोसोम की खोज की है जी.ई. पैरेट ने। लाइसोसोम्स की खोज की है डी. डबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा महोदय ने किया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने की। मित्रों, अब हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उसे वापस एक बार देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जीव विज्ञान देख रहे थे, और इसके अंतर्गत हम लोग समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उनके विकास का, उनके क्रियाकलाप का, जीवों का एक दूसरे के साथ संबंध, जीवों का एक दूसरे के साथ व्यवहार, प्रकृति का उनके साथ व्यवहार, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस, अर्थात इसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान अर्थात हम अगर बात करें कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हमें पता चलेगा अरस्तु महोदय हैं। ऑथर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो भैया इसके हैं अरस्तु। अब ये अरस्तु के बारे में मैंने कुछ तथ्य जोड़े, और वो भी सिकंदर महान के साथ में जोड़े, जिनका 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था राजा पुरु के साथ, और जिसमें राजा पुरु की झेलम के तट पर हार हुई थी और सिकंदर जीते थे। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम यह देखते हैं कि बायोलॉजी को हम दो शाखाओं के अंतर्गत बांटते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जितने प्रकार के जंतु हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वहीं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति के जितने पेड़ पौधे हैं उनका इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के जो अध्ययन है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। अब अरस्तु महोदय ने लगभग 500 जंतुओं पर अध्ययन किया था, और इसका जो रिसर्च है उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलिया में लिखा है। वहीं पर थियोफ्रेस्टस ने, जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक है, उन्होंने लगभग 500 पौधों का अध्ययन किया, और उन्होंने अपना जितना विवरण है वो हिस्टोरिका प्लानेटेरियम पर लिखा। जीव विज्ञान का वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं। जीव विज्ञान में वर्गीकरण अर्थात हम उसके क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, तो इसका वैज्ञानिक आधार जिस व्यक्ति ने दिया वो जान रहे हैं। जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण की यदि हम बात करें, तो ये दिया किस व्यक्ति ने है, कैरोलस लिनियस, और इन्होंने ये वृत्तांत किसमें दिया है, तो इनकी बुक है सिस्टेमा नेचुरल। इसमें इन्होंने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांट दिया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। वहीं पर 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई है, आर.एच. विटकर महोदय के द्वारा, और इसके अंतर्गत उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंगी, प्लांट और एनिमल, ये 5 जगत उन्होंने बताया, जिसका क्रमशः हम आगे देखते हैं। जिसमें से हमने सबसे पहले मोनेरा देखा। मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं, तो आदिम जीव इसके अंतर्गत आते हैं जिनका केंद्र क्या होता है, अविकसित होता है। इनका केंद्र अविकसित होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव शामिल होते हैं, तो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। वहीं प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर एनिमल इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और यूनिसेलुलर एनिमल कौन से होते हैं, तो वे जीव जिनका निर्माण एक ही सेल से होता है उसे हम लोग यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। फंगी या कवक की बात करें तो ये यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस या केंद्रक है वो वेल डेवलप्ड है, मतलब पूर्ण रूपेण विकसित है, अर्थात इसमें कोशिकांग भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग। हालांकि इनको आगे क्लास में हमें अध्ययन कराना था, इस कारण मैंने अभी यहाँ पर इस टॉपिक को नहीं लिया है। फिर इसके बाद में फंगी और कवक के अंतर्गत परजीवी और मृतोपजीवी शामिल होते हैं। परजीवी वे जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वहीं मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद प्लांट की बात करते हैं तो सभी प्रकार के रंगीन बहुकोशिकीय बीजी पौधे सब किसके अंतर्गत होते हैं, प्लांट के अंतर्गत। वही ये प्लांट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में सक्षम होते हैं, अर्थात ये अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल के माध्यम से कर सकते हैं। अब एनिमल की बात करते हैं। एनिमल के अंतर्गत हम बात करें तो इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक जीव के बारे में जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, इनका केंद्रक पूर्ण रूप में विकसित होता है और इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर हम कोशिकांग से समझना चाहते हैं तो जैसे कि लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसके अंतर्गत हाइड्रा, जेलीफिश जैसी जीव इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की बात करते हैं तो जिसे दिया है वो व्यक्ति है कैरोलस लिनियस। इसमें 3 शब्द होते हैं। पहला शब्द जो है वंश के नाम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा शब्द जात को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा जो वैज्ञानिक इसकी खोज से संबंधित है उसका नाम ऐड किया जाता है। 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। मेढा जिसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना है, वहीं पर बिल्ली जिसका वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। वहीं चना की बात करें तो इसका नाम सीसर आर्टियम है। आगे देखते हैं सेल के बारे में। अब हम लोग पढ़ने लगे जो कि हमारा अगला टॉपिक है। बताया गया कि सेल जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये विशिष्ट पारगम में झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। इसमें स्वजनन की क्षमता पाई जाती है जिसे हम लोग सेल्फ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और साथ ही में यह भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो सूचकांक इकाई द्वारा ही निर्मित होता है। अब सेल का जो अध्ययन है वो हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सेल से संबंधित कोशिका सिद्धांत ये स्लाइडन और शान के द्वारा दिया गया है, जिसका अपवाद विषाणु है। जिसका अपवाद कौन है, विषाणु। फिर इसके बाद में आगे केंद्रक की खोज 1833 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई, जबकि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज डार्विन महोदय के द्वारा की गई है और इसका नामकरण जो है फुलबंजे ने किया। यहाँ पर एक विशेष तथ्य आपके सामने रखा गया है कि प्रोटोप्लाज्म 2 चीजों से मिलकर बनता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है जबकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है डार्विन ने की है, जबकि इसका नामकरण जो है फुलबंजे महोदय के द्वारा किया गया है।
स्लाइडर महोदय ने वक्तव्य दिया या अपने रिसर्च के माध्यम से बताया कि प्लांट सेल जो है ये सूक्ष्म कोशिका के द्वारा डेवलप हुई है। वहीं पर श्वान महोदय ने इसी प्रकार का मत एनिमल सेल के बारे में बताया है। अब हम लोग अपने अंतिम अध्याय पर आ ही चुके हैं। नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। ये कथन जो है विर्चो महोदय का है। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। यह स्ट्रासबर्गर द्वारा बताया गया है। केंद्रिका की खोज पहले फॉन्टेना के द्वारा की गई है और राइबोसोम की खोज जो है जी.ई. पैलेट के द्वारा किया गया है, जबकि लाइसोसोम की खोज डी. डबे के द्वारा की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है आपके रिचर्ड एल्डमान ने की है, जबकि इसका नामकरण बेंडा महोदय ने किया और नाम रखा था बायोग्राफ। आगे की क्लास करो।